दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दवायर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के 22वें दिन अब तक 15 जाने गई हैं। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की, किसान कार्यकर्ताओं की या आम किसान, कभी रास्ते में आते हुए, कभी जाते हुए, कभी जहां धरना प्रदर्शन ये चल रहा है वहां रात को सोए में या सुबह उठते समय, और जो सबसे लेटेस्ट जो घटना घटी है बुधवार को कि वो करनाल के एक गुरुद्वारे से संबंधित बाबा राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुखद प्रसंग है। हम आत्महत्या को कहीं से भी उसको वाजिब या उसको एक सकारात्मक कदम नहीं कह सकते। जान लेना अपने आप अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट बाबा ने लिखा है वह हमारे तंत्र की जो बेरुखी है इस पूरे आंदोलन को लेकर, किसानों की जो मांगे हैं और जिनको व्यापक तौर पे समाज में माना जा रहा है कि ये जेन्युइन है, क्योंकि जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को प्रभावित नहीं करने वाले हैं। आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम जो है 1955 का, जिसमें संशोधन करके 2020 में आवश्यक जो वस्तुएं हमारे समाज के आम लोगों के खाने पीने की, दलहन है, तिलहन है, खाद्यान्न और है, खाने का तेल है, आलू है, प्याज है, ये सबको आवश्यक वस्तु के रूप में अब नहीं माना जाएगा। इसका असर क्या होगा इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। जखीरेबाजी की जा सकती है। बड़े बड़े जो कारपोरेट है, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, वो स्टॉक कर सकते हैं बहुत सारा माल, अपने यहाँ गोदामों में उसको भर कर रख सकते हैं और जब उनकी इच्छा होगी तब निकाल कर महंगे दाम पर बेच सकते हैं, क्योंकि प्राइस का जो फिक्सेशन है, जो मूल्य निर्धारण है, वह भी बाजार करेगा। बहुत सारे ये तीनों कानून जो है, ऐसा नहीं कि केवल किसानों को बर्बाद करने के लिए ये कानून है या केवल उनको परेशान करने वाले हैं। दरअसल ये पूरे समाज पर मैं समझता हूं कि बड़ा प्रहार है। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बजाय वो दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है। अब आपने देखा जो इन सर्द रातों में 20-22 दिन बहुत बड़ी टाइम है, बहुत बड़ा वक्त है। लगातार ये चला आ रहा है। इतने लोग अपने जीवन से वंचित हो रहे हैं, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौतें हो रही हैं, लेकिन इस ट्रेजेडी को सामने ला करके समाज को बताना, सरकार पर दबाव बनाना, ऐसा कोई काम मीडिया नहीं कर रहा है। अब आज हम देखें कि किसान अगर अपनी जायज मांगों को रख रहे हैं तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग उनको कह रहा है, कोई कह रहा है कि विदेशी हाथों में बिके हुए लोग हैं, फिर कोई कह रहा है कि नहीं हम तो बात करने को तैयार हैं। ये अच्छे हैं, लेकिन इनको बरगलाने वाले बड़े बुरे हैं। विपक्षी लोग बड़े खतरनाक हैं। अब विपक्ष की ही इतनी हैसियत होती तो वो चुनाव इस तरह क्यों बुरी तरह हारता। लेकिन सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी जो पार्टी है, जो सरकार चला रही है, उसके बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि हमें तो इतनी सीटें जो जनता ने दी हैं लोकसभा चुनाव में, वो इसलिए दी हैं कि हम जो चाहे वो करें, जैसे चाहे वैसे हम बदलाव करें। जनाब, संविधान से बंध कर ही आपको काम करना है, लेकिन वो इसके लिए सुनने को राजी नहीं। तो हम आज मीडिया बोल में सिर्फ 2 विषयों पर बात करेंगे कि क्या हमारा मीडिया बार बार जो बंगाल जाता है, अगर उसके कैमरे देखिए, उसकी रिपोर्ट्स देखिए, उसका फुटेज देखिए, पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा क्या दे दिया। ये भारत नहीं बल्कि भारत की तरफ से इंटरनेशनल जो कवरेज, जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत की तरफ से जा रही है देश दुनिया के सामने, वो सबसे बड़ी खबर है कि बंगाल नाम के एक राज्य के शुभेंदु अधिकारी नाम के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन किसान आंदोलन की बड़ी खबर नहीं है। किसान आंदोलन पर कोई सिवाय निगोशिएशन की कोई बात या सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है उसको लेके, उसके अलावा कोई बात नहीं। एक्सप्लेन तक नहीं किया जा रहा है कि ये तीनों कानूनों का मतलब क्या है।
हम सुप्रीम कोर्ट पर भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है उसके क्या इंप्लीकेशन है। अभी सुनवाई टल गई है सप्ताह भर के लिए, अब छुट्टी अवकाश के दरमियान जो बेंच होगी उस पर यह सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। तो क्या संसद के सत्र को न बुलाकर, जो विंटर सेशन चल होने वाला था, सरकार की नजर, सरकार आसरा लगाए हुए है कि सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ हो जाए? हम इन्हीं दो मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम विराज आपसे समझना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर हम ये समझना चाहें कि जिस तरह से किसान आंदोलन जो निस्संदेह भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है, अगर आप आज़ादी से लेकर आज तक देखिए 1947 से, ऐसा बड़ा किसान आंदोलन और शांतिपूर्ण सत्याग्रह हमने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसको मीडिया में जो तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए, क्या उतनी मिल रही है? क्या बंगाल के शुभेंदु अधिकारी को जितनी तवज्जो मिली है, खासकर प्राइम टाइम से लेकर न्यूज में सुबह से लेकर रात तक, ऐसा लगता है कि बंगाल जिसका चुनाव अभी मार्च अप्रैल में होना है, उसके अलावा इस देश में कोई खबर नहीं है। किसान आंदोलन से क्या यह डाइवर्जन है? क्या उससे ध्यान हटाने की मीडिया द्वारा कोशिश की जा रही है? बहुत ही बढ़िया सवाल है उर्मिलेश जी कि अचानक से टीएमसी के एक एमएलए शुभेंदु अधिकारी का पार्टी छोड़ना क्यों इतना बड़ा न्यूज़ बन गया है नोएडा में बैठे टीवी चैनल्स के लिए, टीवी पूरम के पत्रकारों के लिए। ये विशुद्ध रूप से भारतीय नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वो कैसे? एक चीज़ हम याद रखें कि विश्व में हर 8वां व्यक्ति भूखा है और पूरे विश्व में जितने भूखे लोग हैं 1/3 उसका भारतीय है। मतलब हर तीसरा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति भारतीय है। इस संदर्भ में जब इस तरह के कानून आते हैं जो ना कि खाली किसानों को अफेक्ट करता है बल्कि भंडारण में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जब हम लिमिट को हटा देते हैं और प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग के लिए अनलिमिटेड परमिशन देते हैं, तो हम प्राइवेट के हाथों में सारा भंडारण का पावर दे रहे हैं, जो कल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग करेगा और हर कंज्यूमर को, हर व्यक्ति के चूल्हे चौके को भी असर करेगा। और ये उस टाइम में हो रहा है जबकि पिछले 25 साल से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत भंडारण में पब्लिक, सरकारी भंडारण पब्लिक स्टॉक होल्डिंग में लिमिट बढ़ाने के लिए अपने भारतीयों, अपने नागरिकों के खाद्य सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और पूरे विश्व की लड़ाई की अगुवाई कर रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए। उस टाइम में हम इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को बिल्कुल स्क्रैप करके प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग और उसमें लिमिट को हटा रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खारिज करके। खुद निर्मला सीतारमन 2017 में बोल चुकी हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि वो रिविजिट चाहती हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग लिमिट का इंडिया में, ताकि भारतीय नागरिकों के खाद्य सुरक्षा की गारंटी की जा सके। लेकिन अभी का कानून बिल्कुल उसका उलट है, अपोजिट है। बाकी रही मीडिया की बात, तो उर्मिलेश जी पहले 2 हफ्ते हमारे किसान भाइयों को, बहनों को बोला गया कि ये किसान ही नहीं है, ये बिचौलिए हैं, ये आड़तिए हैं, ये पंजाब के बड़े किसान हैं खाली, जबकि तमिलनाडु के वो किसान जो 3 साल पहले आए थे जंतर मंतर में, चूहे को काटा था और कंकाल, नर कंकाल पहने थे, वो किसान भी आए हैं। और बहुत सारे YouTube चैनल्स ने उनके साथ भी इंटरव्यू दिखाया है। मेरे उड़ीसा से भी किसान गए हैं इस आंदोलन में। तो ये खाली पंजाब तक सीमित नहीं है, लेकिन मीडिया ने उनको खाली पंजाब के किसान आड़तीय बोला, आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला, माओइस्ट बोला। अब जब ये सारा पैंतरा काम नहीं किया तो अब ध्यान भटकाने के लिए लग गए। इसके अलावा हम अगर दक्षिणपंथी मीडिया का देखें, जैसे ओप इंडिया करके एक वेबसाइट है जो राइट विंग में बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो 2 हफ्ते पहले आर्टिकल लिख रही थी कि सरदार वीएम सिंह कितने डिस्क्रेडिटेड फार्मर नेता हैं, और अब वो लिख रही है कि सरदार वीएम सिंह चाहते हैं कि किसानों के जो अड़ियल रुख उन्होंने लिया है वो ना ले, वो ज़्यादा लचीलापन दिखाए, क्योंकि सरकार भी लचीलापन दिखा रही है। भाई आपने जिनको डिस्क्रेडिट किया 2 हफ्ते पहले, अब उन्हीं को कोट करके आप किसान आंदोलन पे कीचड़ तो नहीं उछाल
सकते ना। अब बहन अंजना ओम कश्यप किसान और किसान में भी लड़ाई करवा रही है, और जब वो इंटरव्यू करती है जो फार्मर्स सरकार के पक्ष में है, ये बताना भूल जाती है कि वो फार्मर्स आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। राहुल कंवर तो सीधे भारत सरकार से जो 10 फार्मर्स की लिस्ट है उनके साथ इंटरव्यू करके फार्म लॉस के सक्सेस स्टोरीज को दिखा रहे हैं। ये रहा है मीडिया का रुख इस किसान आंदोलन में। अगर एक चीज हमने सीखी है इस बार कि जन आंदोलन में सरकार से तो लड़ाई बाद में होगी, पहले गोदी मीडिया से लड़ना पड़ेगा, और ये हमारे किसान भाई बखूबी हमको भी सिखा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। पहले गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, बाद में सरकार और लेजिस्लेटर से लड़ रहे हैं। हमारे साथ गौतम लाड़ी हैं। गौतम लाड़ी पश्चिम बंगाल से आते हैं और दिल्ली में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। गौतम, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपके सूबे की एक घटना, एक मंत्री का इस्तीफा, ऐसा लगता है कि वो पूरे किसान आंदोलन के टेलीविजन कवरेज पर भारी पड़ रहा है। अगर 10 अगर हम गिनती से गिने कि 10 खबर या 10% स्पेस या 5% स्पेस अगर किसान आंदोलन को कहीं मिल रहा है, तो यकीनन 60% से लेकर और 65% जो स्पेस है वो ऐसा लगता है कि बंगाल के शुभेंदु अधिकारी और उससे जुड़े अन्य जो प्रसंग हैं, टीएमसी बनाम बीजेपी, उनको मिल रहा है। तो ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं भारत के, जो राष्ट्रीय चैनल अपने को कहते हैं, वो कितने राष्ट्रीय हैं? उर्मिला जी, देखिए, एक बात तो सच है कि किसानों का आंदोलन जैसे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हमारा मानना है देश में हो रहा है, लेकिन इसके लिए मीडिया उतना कवरेज नहीं दे रहा है। कोई भी स्टेट में, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में से कोई से नेता अपना पार्टी छोड़ के आ रहा है, दूसरा पार्टी पर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, ये तो होगा ही चुनाव का सिलसिला। अभी भी 5-6 महीना बाकी है चुनाव का, फिर भी वही खबर में कोई दूसरा कुछ खबर से ये मीडिया भरा पड़ा है। जिस तरह से आंदोलन को दिखाना चाहिए था, 1-2 मीडिया छोड़ के बाकी सारे मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये बात तो सच है। मीडिया का जो रोल होना चाहिए कि किसान का जो आंदोलन है, ये भारत का अर्थनीति का भविष्य का सवाल है। बहुत सारे किसान, हमारा जो आबादी है जिसके ऊपर हमारा फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है, उसके भी के सवाल है। तो वो सवाल मीडिया में जितना दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखा रहा है, ये बात तो सच है। और विराज, हम आपसे दूसरा सवाल हमारा यह है कि संसद भारत में डेमोक्रेसी का और हमारी संवैधानिकता के हिसाब से भी सुप्रीम बॉडी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कानून बनाती है, जो बड़े फैसले लेती है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है कानून की व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने विंटर यानी शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका किसी ने दाखिल की है, उस याचिका पर जो सुनवाई चल रही है, ऐसा लगता है कि सरकार को उस पर आसरा है, या उसके भरोसे ऐसा है कि कुछ हो जाएगा तो शायद। तो क्या माना जाए, सरकार जो इतनी ताकतवर है, जिसके पास इतनी संख्या है, क्या वो किसान आंदोलन या इस तरह के जो जनता के सवाल हैं उनको स्वयं एड्रेस करने में विफल है? क्या उसकी कमजोरी ये नजर आ रही है? ये आपका बिल्कुल सही सवाल है कि ये केस याचिका जो गई है सुप्रीम कोर्ट में अचानक से ट्रैफिक की वजह से, ये क्या स्वतःस्फूर्त गई है या फिर इसको भेजा गया है कंडीशंस क्रिएट करके? तो अगर ट्रैफिक इतना ही बड़ा मुद्दा था, 20 दिन पहले जब किसान आने लगे थे, नेशनल हाईवे को खोदा गया था ताकि अपने ही देश में अपने ही किसानों को अपने ही राजधानी ना पहुंचने दिया जा सके। तो ट्रैफिक की चिंता होती तो पहली चिंता तब होनी चाहिए थी जब हरियाणा में नेशनल हाईवे खोदे जा रहे थे किसानों को दिल्ली आने से, दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए। पहला चीज़, इसका मतलब ये भी है कि सरकार इसको रिजॉल्व नहीं करना चाहती है। एक जन आंदोलन जो सड़क पे हो रही है, जिसका रेजोल्यूशन सड़क पे सबके आंखों के सामने आंदोलनकारियों के साथ एंगेज करके होना चाहिए, अब आप चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ पे एक तरह का खास तरह का समाधान निकले, ये सरकार की मंशा है। और अगर जब ये सुप्रीम कोर्ट में गई और कल सॉलिसिटर जनरल को पूछा गया कि कौन आंदोलनरत है, तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये किसान यूनियन के नेता हैं, किसान यूनियन के मेंबर हैं। तो भाई, इस सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स 3 हफ्ते से उनको
खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तान चीन के एजेंट, ये सब क्यों बोल रहे थे, क्यों लेबल कर रहे थे हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को, ये भी पूछने वाली बात है। बाकी कोर्ट में जाने के बाद तो उर्मिलेश जी, जो चीज़ खुद सर से पाव तक लीगल हो उसको लीगली हम क्या लड़ाई लड़ें। हम ये ना भूलें कि सितंबर के महीने में अपर हाउस में माइक्स को स्विच ऑफ करके बिना डिबेट का, बिना वोटिंग का इसको जबरन पास कराया गया है ये बिल। तो जब इस बिल को पास करने के प्रोसेस में इतनी सारी धांधलियाँ रही हैं जो सर से पांव तक नॉन कंसल्टेटिव डिबेटलेस ऑर्डिनेंस के रूट में जबरन हुआ है, उस पर क्या डिबेट करना और उसको लीगली, उसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्या लड़ाई लड़ना सुप्रीम कोर्ट में, ये विशुद्ध रूप से जन आंदोलन है। इसको जनता की आंखों के सामने सड़क पे इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना ही है तो पहला सवाल इस पे उठाना चाहिए कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या इनको लीगली पास कराया गया था। आई थिंक ये ज़्यादा जरूरी है। गौतम, आपने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया काफ़ी लंबे समय तक आपने उसको कवर किया है, उसके तमाम सत्रों में, अधिवेशनों में आते जाते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने जो इस बार फैसला किया, हमारी सरकार ने, कि वो शीतकालीन सत्र में नहीं जाएगी और हो सकता है कि जो अगला सत्र है, बजट सत्र, उसको थोड़ा पहले बुलाएं, हो सकता है, मैं नहीं जानता कब अनाउंस करेंगे तारीख वगैरह, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आज के दौर में जो हालात देश के हैं उसमें किसान आंदोलन से जुड़े इन इश्यूज के लिए सबसे बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट हो सकता था, जिसको कि इस समय आहूत नहीं किया गया, जिसके सेशन को, और अब लगता है कि ये सारे मसले को कोर्ट का इंतजार है कि कोर्ट से कुछ हो जाए। तो क्या ये सरकार की इसे कमजोरी आप कहेंगे, चालाकी कहेंगे, क्या कहेंगे आप? आज पहली बार देखा गया कि सरकार मजबूर हो गई ये किसानों के साथ चर्चा में शामिल हो रहा है। जो चर्चा पार्लियामेंट में होना चाहिए था, जो चर्चा सारे विरोधी दल ने डिमांड किया था कि कोई कमेटी में भेज के इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया जाए, तब सरकार राजी नहीं हुआ था। आज किसान जब सड़क पे आ गया, सारे राजधानी दिल्ली का सारे सड़क वो अवरुद्ध करके बैठे हैं, तब सरकार मजबूरन होके इसके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। और चर्चा करने के बाद कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन अजीब सी बात देख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई एक याचिका दाखिल हुआ है जिसमें कहा गया कि किसानों का ये अवरोध से जनजीवन में बाधा पैदा हो रहा है, इसको हटाना चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन बाकी जो मूलभूत विषय है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई डेट फैसला नहीं किया सुनाने का। एक अजीब स्थिति है। साथ साथ यही एक अजीब कारण दूसरा एक चीज दिखाई दे रहा है कि जिसके इसके बारे में जो मीडिया को जितने प्रभावी ढंग से इसका प्रचार करना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। कोई भी एक कारण हो, दूसरा कुछ इशू में मीडिया लगे हुए है। कोई बंगाल का चुनाव 4-5 महीने में बाकी है, फिर भी बंगाल चुनाव आजकल मीडिया में छाए हुए है। किसान जो देश का अर्थनीति का भविष्य है, हमारा फूड सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। ये बड़ा दुखद बात है। मुझे उम्मीद करता हूं कि सरकार का सुबुद्धि आए और किसानों के साथ बात करके तुरंत इसके बारे में कोई फैसला करे, ताकि ये कृषक का जीवन का सवाल है। इसलिए आज इसके भी कारण भारत का छवि भी विदेश में खराब हो रहा है। आज इसलिए मीडिया को जिस तरह से आगे आके इसको प्रचार करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, जनता के सामने लाना चाहिए था, एक जनमत पैदा करना चाहिए था, वो मीडिया नहीं कर रहा है। अफसोस की बात है, आज सरकार सुप्रीम कोर्ट के भरोसा में है, बजाय कि कृषिजीवी लोग से बातचीत करके इसका कोई फैसला करे। दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातचीत सुनी, उनकी जो टिप्पणियां हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आंदोलन है, किसान आंदोलन, इसे जिस सीरियसनेस के साथ सरकार को लेना चाहिए, क्या सरकार ले रही है? और मीडिया को जिस तरह इसको कवर करना चाहिए था, क्या हमारे देश का मीडिया उसे कवर कर रहा है?
यहाँ तक कि अब तो अखबारों में भी दिखाई देने लगा है कि वहाँ भी इसको कवर करने का, इसके बारे में रिपोर्ट करने का, लिखने का, इसके बारे में ज़्यादातर जो बड़े अखबार अपने को कहने वाले लोग हैं या जो बड़े अखबार अपने को मानते हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जो छपते हैं अखबार बड़े, वहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई रहस्यमय ढंग का हम मैनिपुलेशन उसको कहें या एक अजीब तरह का दिखाई देता है संयोजन, कि इस संयोजन में एक ऑब्जेक्टिव जो कवरेज है इस पूरे आंदोलन का वो निश्चित रूप से गायब है। कभी उत्तर प्रदेश के ऐसे मसले जो लव जिहाद को लेकर के क्रिएट किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए जाएं जिससे कि किसान आंदोलन पर ज़्यादा खबरें न छपें, ज़्यादा लोग उसके बारे में न सोचें। अब कभी अचानक कर्नाटक में सरकार जो है वहाँ की कोई ऐसा कानून ला देती है कि उस पर कुछ मामला उलझ जाए। तो ये जो ले देकर, अभी देखा मैंने कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में जाकर अरविंद केजरीवाल साहब की पार्टी भी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव बहुत दिन है, बहुत देर के बाद है अभी, लेकिन आज ही तमाम इश्यूज उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसान आंदोलन जो आज का सबसे बड़ा नेशनल इशू है वो कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान से हटे। ये मुझे लगता है आज हमारे देश के मीडिया में बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या सच है हम सब जानते हैं, आप भी समझिए और आप भी सोचिए इस बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।